हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिकोच। दिस इज पंकज और हम फिर से आ गए लर्न करके एक नई चैप्टर को लेकर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम एपी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने 10th क्लास में इसको थोड़ा सा पढ़ा था एपी के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में एपी और जीपी दोनों है। थोड़ा एडवांस लेवल है एपी और जीपी का, तो उसको हम ढंग से पढ़ेंगे यहाँ पर। और जो बच्चा 10th क्लास में, जो स्टूडेंट 10th क्लास में उसको कवर नहीं कर पाया किसी वजह से, वो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा जो कि 10th लेवल का ही है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप एक लेवल तक ले जाऊंगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को करके देखना, एनालाइज करके देखना, आपको खुद ही हो जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन पहले हमें कमांड होनी चाहिए उसकी नींव पर, ठीक है। नींव बोलते हैं, नींव पर कमांड होनी चाहिए। देन हम आगे आराम से उसको एक स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करेंगे, रिलीज करेंगे। तो देखो, ज़्यादा टाइम खराब करते हैं नहीं और जल्द ही स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखते रहिए इन्फिनिटी कॉच। तो देखते हैं, जिस हिसाब से बोला गया है चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसके अंदर क्या है कि इसको हम बोलते हैं एपी। तो इसी को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि कुछ उसके पैरामीटर्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम अर्थ एपी को अच्छी तरह जान पाएं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखते हैं। सीक्वेंस, पहला पॉइंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट या ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। सिंपल सी ग्रुप ऑफ नंबर। सर ये ग्रुप ऑफ नंबर क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर मतलब कोई भी नंबर, जैसे कि हमारे पास ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट आगे तक जितने भी नेचुरल नंबर। तो ये ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम नंबर को लिखते हैं, देन कोमा, देन नंबर, देन कोमा, देन नंबर, देन कोमा, देन नंबर, देन कोमा। तो इन अरेंजमेंट को अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। और कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, ठीक है। अब जो ये मैंने तो जैसे बताया है, मैंने जैसे बताया कि जो ये कोमा है, ये तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? एक तो ये कोमा चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा ये क्या कहलाता है हमारे लिए? ये हमारे लिए कहलाता है टर्म। क्या कहलाता है? टर्म। इसका मतलब ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। तो ये सारी क्या है? टर्म है। ये भी एक टर्म है। तो ये क्या? ग्रुप ऑफ टर्म। ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ टर्म। स्टूडेंट कहना, हाँ सर ग्रुप ऑफ टर्म बन सकता है। सर क्या है? ग्रुप ऑफ टर्म। अब आपने एक चीज और देखी होगी, सर ये ग्रुप ऑफ टर्म है, ये 1 2 3 4 5 ये सारी क्या है? टर्म है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। मतलब जो पहले है उसको नाम दे दिया फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। तो इसको क्या बोल दिया मैंने? फर्स्ट टर्म। ठीक है। ऐसे ही इसका नाम क्या है? सेकंड टर्म। और ऐसे ही इसका नाम क्या है? थर्ड टर्म। और चलते चले गए तो इतनी कितनी सारी टर्म है। देखो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, वो सारी टर्म है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रुप ऑफ टर्म इज नोन एज सीक्वेंस। ग्रुप ऑफ टर्म इज नोन एज सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि आप ये भी कर सकते हो ग्रुप ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ग्रुप ऑफ इवन नेचुरल नंबर जैसे कि, और ये भी बोल सकते हो 100 200। ग्रुप ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ग्रुप ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो सारा क्या कहता है? सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। सब क्या कहलाता है? सीक्वेंस। आपको इतनी सी जानकारी होना चाहिए। और यदि आप इसको सेट या फंक्शन की फॉर्म में देखते हो तो उसको भी मैं आपके फंक्शन वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कैसे बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? सीक्वेंस। तो ये सब था, ये टर्म, ये सब क्या है? सब टर्म है। तो यहाँ पर टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, बताता हूँ क्या है। देखो जैसे कि ये सीक्वेंस है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। A1 ये बताता है कि फर्स्ट टर्म, A2 ये बताता है कि सेकंड टर्म, A3 ये बताता है कि थर्ड टर्म, A4 ये बताता है कि फोर्थ टर्म,
मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या बताता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म पर क्या है 1, सेकंड टर्म पर क्या है 2, थर्ड टर्म पर क्या है 3, फोर्थ टर्म पे क्या है 4, ऐसे ही फिफ्थ टर्म पे क्या है 5। अब देखो इनफाइनाइट है तो बहुत दूर तक जा रहा है, तो मैंने बोल दिया ए एन टर्म, ए एन टर्म। एन मतलब कोई चीज जब ना पता हो ना, जो इनफाइनाइट तक जाती हो, तो उसको बोलते हैं एन टर्म। इसको बोलते हैं एनथ टर्म। क्या बोलते हैं, एनथ टर्म, ए एन टर्म, जिसको बोलते हैं फिफ्थ टर्म, फोर्थ, थर्ड, तो एनथ टर्म कहलाते हैं, एनथ टर्म। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ये क्या कराती है, हमें बताते हैं कि ये क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हमें सेकंड टर्म को और ये थर्ड टर्म को। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जैसे ये चलता गया ऐसे एनथ, इसे बोला एनथ टर्म। फर्स्ट टर्म को हम सिर्फ ए से भी डिनोट करते हैं, यदि ए 1 हो या ए हो, इसको ये से भी डिनोट करते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। कभी अब आने वाले में हम इससे ही डिनोट करेंगे। तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट टर्म पर कौन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आप कहेंगे 1, क्या बोलेंगे 1, मैं कह रहा 1। मैंने कहा सेकंड टर्म की वैल्यू क्या, आप बोलेंगे 2, बिल्कुल। मैंने आपसे बोला फिफ्थ टर्म पे कौन है, तो आप बोलेंगे 5, मैं कह रहा हाँ बिल्कुल 5। तो मैं कहता हूँ एन टर्म पे जो एन बैठा होगा कोई ना कोई, ठीक है, कोई ना कोई बैठा होगा। अब बताते क्या बैठा हुआ, तो यहाँ से सीक्वेंस का ये एक रिजल्ट निकला। और सीक्वेंस को क्लासिफाई किया 2 टाइप से, ठीक है। सो गाइज हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस 2 टाइप की, फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक्चुअली फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस वो होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है काउंटेबल हो, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल, जैसे कि A1, A2, A3, A4, A5 एंड डॉट 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 डॉट, सुनना, A6 डॉट 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 A10। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, नंबर ऑफ टर्म जब हमें पता होती है तो क्या कहते हैं, वो कितनी है 10 है, ठीक है। सो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है, ठीक है। तो हमें जब पता होती है कि जब नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल होते हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या हो काउंटेबल होती हो, तो उस दौरान हम क्या बोलते हैं उसको फाइनाइट। इफ नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल नहीं है, जैसे कि A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 जा रहा है, अब पता ही नहीं है कितनी दूर तक जा रहा है, तो जहां पर ये इसकी एंडिंग ना हो, ये रिप्रेजेंट जहां ये हो, उसके बोलते हैं अनकाउंटेबल, पता नहीं कहां तक जा सकता है, इसे काउंटेबल नहीं है, जो काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में यही डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, हमें लास्ट टर्म पता होती है, बट इसमें हमें लास्ट टर्म पता नहीं होती। ये बच्चे का लास्ट टर्म मतलब लास्ट में जो है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। इसके बारे में हम जानते हैं, बट इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता, हमें कुछ टर्म इसकी स्टार्टिंग की, इसमें कितनी टर्म है 10 टर्म है, इसके नहीं पता कितनी टर्म है, तो इसलिए बोल देते हैं अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया सकता कहां तक है। तो 2 तरह की है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक टॉपिक है जिससे रिलेट, इसका नाम है सीरीज। सीरीज क्या है, सीरीज में भी कुछ नहीं है। सीरीज को जानने के लिए हमें सीक्वेंस के बारे में तो पक्का पता होना चाहिए। देखो जब हम टर्म को रिप्लेस कर देते हैं, जब हम इस सीक्वेंस में कोमा को रिप्लेस कर देते हैं +1 से, किससे, +1 से, तो उस दौरान ये जो मिली, ये क्या कहलाते हैं हमें, ये जो एक्सप्रेशन मिला, जो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला, वो क्या कहलाता है हमारा, छोटी सी बात है, क्या कहलाता है सीरीज। क्या कहलाता है सीरीज। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज सीरीज। जब सीक्वेंस की अंदर कोमा को रिप्लेस कर देते हैं प्लस से, इट मींस दैट इनकी टर्म को क्या करते हैं, इनके टर्म का सम करते हैं, इनकी टर्म का सम करते हैं, तो वो सीरीज कहलाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको एपी को जानने के लिए। अब हम देखेंगे
एपी है क्या है गाइस, अब देखेंगे एपी। तो एपी को जानने के लिए पहले हमें सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, तो सीरीज के बारे में पता चल गया। अब देखो एपी क्या कहलाती है। देखो एपी भी एक तरह की सीक्वेंस है, जानते हैं, एपी भी एक तरह की सीक्वेंस है, ध्यान सुनना। तो सीक्वेंस में तो क्या होता है, ये होता है, ध्यान सुनो। तो मैं सीक्वेंस को ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एपी भी क्या एक तरह की सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस है तो सर इसके अंदर टर्म होगा, तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट टर्म, इसको बोल दिया मैंने सेकंड टर्म, इसको बोल दिया मैंने थर्ड टर्म, इसको बोल दिया फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म, इसको सिक्स्थ टर्म, इसको सेवंथ एंड डॉट डॉट डॉट, इसको nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। nth पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे nth टर्म है। तो मैंने क्या कहा, हर एक सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एक सीक्वेंस एपी कब कहलाती है उसके बारे में अब आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो एपी को जानने के लिए, एपी को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। एक तो क्या, एक तो फर्स्ट टर्म, और दूसरा एक फिक्स्ड वैल्यू। तो एक बच्चा कह रहा है सर इसको पढ़ाने से पहले ये तो बताओ एपी होता क्या है। एपी कुछ नहीं होता है, एपी एक तरह की सीक्वेंस ही होती है जो पर्टिकुलर एक कंडीशन को या पर्टिकुलर एक फंक्शन को बोल सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक रूल्स को लेके चले, वो क्या कहलाती है, वो सीक्वेंस एपी कहलाती है। दोबारा से बोल रहा हूं, एक सीक्वेंस एपी जब कहलाती है जब वो एक डिफाइंड कंडीशन को लेके चले, देखना क्या है वो डिफाइंड कंडीशन। देखो फर्स्ट टर्म, मैंने बोला था फर्स्ट टर्म को मैं ए से भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में मैं कुछ एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू, मैंने बोला था फिक्स्ड वैल्यू, बताता हूं क्या बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट टर्म है ए, तो फर्स्ट टर्म में मैंने फर्स्ट टर्म पुट किया, इसके अंदर मैंने फिक्स्ड वैल्यू क्या है ऐड करी, इसके अंदर एक मैंने फिक्स्ड वैल्यू ऐड करी और उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो मुझे सेकंड टर्म मिली, क्या मिली, सेकंड टर्म। ऐसे ही मैंने सेकंड टर्म में ही फिक्स्ड वैल्यू को क्या करा, ऐड किया, क्या किया, ऐड किया, तो मुझे क्या मिला, थर्ड टर्म मिली। देख लो इसके अंदर a + 2 है ना, 2d से, अब इसके अंदर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करी तो मुझे एक ये वाली टर्म मिली जिसको बोलते हैं a + 3d, ठीक है। और ऐसे ही मैंने जब इसके अंदर, इस टर्म के अंदर d ऐड किया तो फर्दर मुझे ये वाली वैल्यू मिली। और ऐसे ही जब मैंने इसके अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड किया और मुझे ये मिला तो मेरे को मिला a + 5d, और मैंने जब फिक्स्ड वैल्यू इसमें ऐड करी तो मुझे a + 6d, और ऐसे चलते चलते चले गए। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो मेरे पास ये 7 है, तो ये क्या होता है 6, एक कम, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि मेरा ये an है, ये क्या है an, तो ये क्या होगा मेरा an - 1, एक कम, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा सर बिल्कुल। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे सर कि जब यहाँ 7 था, यहाँ 7 था, क्या था 7, तो यहाँ कितना है 6, यहाँ 6 था तो यहाँ कितना है 5, यहाँ 5 था, यहाँ कितना है 4, यहाँ 4 था तो यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 था तो यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 था यहाँ कितना है 1, और यहाँ 1 था तो यहाँ कितना है 0, d कितना है 0। सो यहाँ से एक चीज़, एक पैटर्न ऐसा जनरेट हुआ कि एक कम बन रहा है। तो यहाँ पर एक बात बताना कि ये लास्ट n है, तो यहाँ पर n - 1 से 7 है, 7 एक कम है, 6 है, तो क्या हो n है तो एक कम हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 7 है, 7 से एक कम है, 6 से एक कम है, तो मैंने कह रहा n है तो n में एक कम कर दे, क्या होगा n - 1, d तो लिखना ही था और a तो लिखना ही था। और ये हमारी क्या कहलाती थी, लास्ट टर्म, ये क्या कहलाती थी, लास्ट टर्म, ठीक है। और लास्ट टर्म, और ये an टर्म nth टर्म भी कहलाती है, क्या कहलाती है nth टर्म, क्या कहलाती है nth टर्म। तो लास्ट टर्म का एक ये फॉर्मूला हो गया जो आपको डायरेक्ट रटवा दिया जाता था कि क्या होता है a + n - 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना an = a + n - 1 इंटू टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये बना, किस लिखा, टर्म निकालने का फॉर्मूला, ठीक है।
तो मैं ये कह रहा था, ये तो टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया, कौन सी टर्म निकालनी है, ठीक है। लेकिन ये जो फिक्स्ड वैल्यू है इसको क्या बोला जाता है, इस फिक्स्ड वैल्यू को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये फिक्स्ड वैल्यू ही यही थी, कॉमन डिफरेंस। तो ये सारा पैटर्न था। तो कोई सी देखो A1 A2 A3 ये क्या थी, एक सीरीज थी, सॉरी सीक्वेंस थी। तो एक सीक्वेंस कब एपी कहलाती है, वो जब कहलाती है जब एक पर्टिकुलर, सुनना, पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करे, एक पर्टिकुलर कंडीशन को, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करे। वो क्या, पर्टिकुलर रूल का मतलब ये होता है कि आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हर एक टर्म में हम क्या कर रहे हैं, डी प्लस कर रहे हैं, हर एक टर्म में डी प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्म के बीच में क्या है, हर टर्म का डिफरेंस क्या है, डी है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, हर एक टर्म में क्या कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ है कि जब कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को फॉलो करे तो वो क्या कहलाती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दर्जा दिया जाता है उसे, और वो कहलाता है AP शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एक बच्चे कह रहे सर हाँ ये कॉमन डिफरेंस की आप कुछ बात कर रहे थे। मैं कह रहा हाँ देखो, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि मैंने A में D ऐड किया तो ये मिला नेक्स्ट टर्म, ऐसे मैंने इस टर्म में D ऐड किया तो उससे नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म मिली। क्या मिली, सक्सीडिंग टर्म। जब मैंने प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करी जिसका नाम था कॉमन डिफरेंस, और हर एक सक्सीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करी तो मेरे एक प्रीसीडिंग टर्म मिली, तो यहाँ से मिला एक मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर इस एपी के अंदर यदि कोई इस सीक्वेंस है, सीक्वेंस बोलो, ये सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस में यदि सबका डिफरेंस सेम है तो वो एपी कहलाएगा। तो सुनना, यदि इसके अंदर सबका मतलब कैसे, सक्सीडिंग टर्म को यदि हम प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी मिलता है। क्या मिलता है, सेम चीज मिलती है। इसको इसमें से माइनस करो, देखो A प्लस डी माइनस A, इसको इससे काटा तो आंसर विल बी D, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करो, A प्लस 2D माइनस A प्लस डी। बच्चा कह रहा है सर ये तो सोल्व करना है पड़ेगा। मैं कह रहा हाँ बिल्कुल सोल्व करो। इसको अंदर लेके गए, इसको अंदर लेके गए, ये माइनस का A माइनस का D, A से A गया, 2D में से गया D बचा, तो ये भी क्या है, D है। समझ पा रहे हो। अब यही सब हर जगह करते चलेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये तो कर चुके हो आप। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A प्लस 3D माइनस A प्लस 2D। अब इसको इसके मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D, ये इसको काटता है तो आंसर विल बी D। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब मैं सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, जब हम सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करता हूँ और सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करता हूँ, तो सबका डिफरेंस D आता है, तो सबका डिफरेंस कॉमन आता है, इसलिए बोला गया है कॉमन डिफरेंस, नाम रखा गया। सबका डिफरेंस सेम आता है, सेम बोलो, सेम आता है। डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, तो इसलिए बोला गया कि कॉमन आता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस इसका नाम दे दिया गया। और जिस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो उस दौरान वो सीक्वेंस एपी कहलाती है। बस छोटी सी कहानी ये थी। तो कोई सीक्वेंस एपी जब कहलाती है जब उसके कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो सीक्वेंस एपी कहलाती है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन हुआ कि सर क्या हर एक एपी सीक्वेंस कहलाएगी? मैं कह रहा बिल्कुल, हर एक एपी सीक्वेंस इसलिए कहलाएगी क्योंकि वो एपी हमें कॉमन डिफरेंस देके जा रही है, ठीक है। और हर एक सीक्वेंस एपी नहीं कहला सकती, इसी बात को समझना ध्यान से। यदि आपके पास कोई एपी है, ठीक है, हर एक एपी सीक्वेंस कहला सकती है क्योंकि हर एक एपी सीक्वेंस से ही तो बनी। जब कोई सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो उस दौरान वो सीक्वेंस एपी ही तो कहलाती है। लेकिन हर
हर एक एपी सीक्वेंस तो कहलाती है, हर एक एपी सीक्वेंस तो कहलाती है, बट हर एक सीक्वेंस एपी नहीं कहला सकती, क्योंकि वो हर एक सीक्वेंस एपी नहीं कहला सकती। एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस एपी कहलाएगी नहीं, तो वो सीक्वेंस एपी कहलाएगी नहीं। तो इसलिए बोला गया कि हर सीक्वेंस एपी नहीं कहला सकती। हर सीक्वेंस एपी जब कहलाती है जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हर एक सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दे, तो इसको इससे, लेकिन क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार। ठीक है, तो गाइस कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको देखते क्या बात है। देखो, तो एपी की हम जैसे किसी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालना, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट कैसे उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। यदि एपी है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? हर एक सक्सीडिंग टर्म को यदि मैं प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करता हूँ तो सबका डी बराबर होता है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5। और ऐसे ही ध्यान से सुनना, ये लास्ट टर्म तो वही है x माइनस 1। ऐसे ही चलते चले गए तो लास्ट में क्या होगा? an माइनस an-1, एक कम। ठीक है, एक कम है ना, इसलिए। तो ये क्या है? यदि ये है और सबका d सेम है तो पक्का वो पक्का सीक्वेंस क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। ठीक है, दूसरा इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और ये मेरी nth टर्म भी है। तो ए एन का क्या फॉर्मूला बन गया? आपको खुद यहीं से मैंने ड्राइव करवा दिया। ए एन का फॉर्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना? एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है मेरी? ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म है। ये मेरी क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म है। आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे सर ये n क्या नई चीज है? n है नंबर ऑफ टर्म, काउंटिंग में 1 2 3 कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और d तो आप जानते ही हो, इतनी देर से बातें कर रहे हैं d के बारे में। वो क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए, चीज़ के बेसिक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। तो गाइज अब देखो an इक्वल्स टू 2n प्लस 5, 2n प्लस 5। ये एक एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट। इसमें क्या लिखना आपको? लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि कितने टर्म निकालनी है? 3 टर्म फाइंड आउट करनी है और एपी कोई एक 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। एक सीक्वेंस दी है, सुनो, एक सीक्वेंस दी है। सीक्वेंस को इस तरह डिफाइन किया गया है 2n प्लस 5, और इस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म को फाइंड आउट करना है। मैं कह रहा हूँ कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी तरीके से। एक तो होगा फॉर्मूला लिखा हुआ, फॉर्मूले से निकालना। एक दूसरा कैसे निकाला जाता है, सर सुनना। पहले आपको डिफाइन किया गया है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आप जानते हो भैया, सीक्वेंस ऐसे बनती है। हर बच्चा जानता है सर सीक्वेंस ऐसे बनती है, कुछ नहीं करना। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे बनती है। मैं ये जानता हूँ सर, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, और लास्ट टर्म होती है AN। हमें पता है कि सर AN टर्म होती है लास्ट टर्म, पता है। आपको ये पता होता है कि सर हर एक जो ऊपर वाली इसकी टर्म पर बैठा, जो टर्म पर बैठा होता है वो हमेशा एक कम होता है। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ कितना होता है? A प्लस 4D, A प्लस 4D। ठीक है, ये सब चीज़ आप जानते हो। ठीक है, बट बोला क्या है, ध्यान से सुनना। बोला क्या है कि जो सीक्वेंस को डिफाइन इस तरह किया गया है कि ये 2n प्लस 5, ये क्या है? 2n प्लस 5। ठीक है, 2n प्लस 5। मुझे पहली 3 टर्म को निकालना है। इट मीन्स दैट मुझे A1 निकालना है। A1 इसका मतलब इसकी n क्या है? n। यहाँ पर A1 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो मेरे को n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी? 1। n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 2n, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 प्लस में 5। ठीक है, ये कितना होगा? 2 1 जा 2 प्लस में 5 कितना हो गया? 7। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसे। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने क्या करा? A2 क्या होता है? इसका मतलब जब मैं, या ये बोल सकता हूँ, जब मैं
n की वैल्यू क्या पुट करूं, 2 पुट करूं, तो यहां पर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं, 2, यहां पर n की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 1, क्या पुट करी मैंने, 1, तो ये मिला, n की वैल्यू 2 पुट करूं, n की वैल्यू 2, तो यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 2 2 प्लस 5, तो a 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, क्या करा मैंने, कुछ नहीं, या n की जगह 2 पुट किया, तो आंसर विल भी टू टू जा 4 प्लस 5 कितना होता है 9, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है, a2 की वैल्यू क्या आ गई, 9, मैंने यहाँ पर पुट किया 9, ओके। दूसरी कहानी अब जानेंगे, अब ये जानेंगे सर थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म के लिए भी क्या करना है, n क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, जब n में 3 पुट करूं तो यहाँ पर n क्या पुट करूं, 3 2 जा 6 प्लस 5, तो यहाँ भी 3 आएगा, तो a3 इक्वल्स टू में 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 11, क्या आ गया 11, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, क्या आ गई 11, तो यहाँ पर मैंने क्या पुट करा, 11 पुट किया, तो हमको पहली 3 टर्म निकालनी, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, बहुत आसान तरीका है बिल्कुल ये आपको, ठीक है। अब ये समझाया तो ऐसा जाता है आराम आराम से, मैं तो आया नहीं, मैं तो ये नहीं कि आया भाई इसको ये लिख लो, इसको ये लिख लो, इसको मैथ है भाई, हलवा थोड़ी ना है, आया फटाफट काम हो गया, ट्रिक से नहीं सिखाते, यदि आपको बेसिक के बारे में बताया तब ट्रिक बनती है, बेसिक से ही ट्रिक बनती है, जब आपकी कमांड अच्छी हो जाती है किसी क्वेश्चन के ऊपर तो आपको वो ट्रिक ही लगती है। एक्चुअल में जब छोटे बच्चों को मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं तो उसको बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, बट आपको मल्टीप्लाई करना है तो ट्रिक ही हो गई एक तरीके, स्पीड से कर रहे हो तो ट्रिक का मतलब उसी चीज को उसके अंदर स्पीड डाल देना, उसके अंदर स्पीड डाल देना, वो ट्रिक बन जाती है, तो जल्दी से सोल्व करना, ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिक ही ट्रिक है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल, एक एग्जांपल हो रहा है, तो गाइस देखेंगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है एग्जांपल फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये, इसमें क्या गया है कि एक कोई सीक्वेंस है उसको डिफाइन किया गया इस तरह, तो पहली 3 टर्म्स निकालना, मतलब बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पहली टर्म निकालनी है, आपको पता है an, यदि मैं यहाँ पर a1 लाना है, मुझे a1 की वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म लानी है तो n की वैल्यू क्या पुट करूँगा 1, तो मैं पुट क्या करूँगा n की वैल्यू 1, n इक्वल्स टू 1, इसके अंदर क्या करूँगा 1 पुट करूँगा, तो क्या आएगा, या a1 इक्वल्स टू में n कितना गया 1 माइनस 3/4 और ये गया -2/4, कैंसल ईच अदर, क्या आया 1/2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई मेरे पास, अब सेकंड टर्म के लिए मैं क्या पुट करूंगा n इक्वल्स टू 2, क्योंकि मुझे क्या चाहिए a2, जब मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 माइनस 3/4, तो मैं क्या करूँगा a2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3/4, आंसर विल बी 2 माइनस 3 कितना होता है -1/4, आंसर विल बी -1/4, तो सेकंड टर्म भी हमारे पास आ गई, ऐसे ही n इक्वल्स टू में 3, यहाँ पर n की वैल्यू क्या डालूंगा 3, तो यहाँ 3 माइनस 3 क्या हो गया 4, a 3 इक्वल्स टू में 3 माइनस 3/4, 3 माइनस 3/4, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ चेक करा सर कि यहाँ पर जब मैंने 3 डाला तो n माइनस 3 कितना आ गया 0/4, और किसी के न्यूमरेटर में 0 आता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो 0 जाता है, तो हमारी एक AP बनी जो ये बनाती है, ये वाली चीज़ -1/2, दूसरा -1/4 और इससे अगला थर्ड टर्म 0, तो हमारी AP ये बनी, अंडरस्टैंड। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे कुछ, और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यदि आपको कोई डाउट आता है तो आराम से एग्जाम को समझाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे करना है। तो गाइज देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, तो गिवन सीक्वेंस को इस तरह डिफाइन किया गया है, सीक्वेंस को इस तरह डिफाइन किया है, शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया है, उसमें कहा कि जो 20th टर्म क्या है, मींस दैट कि हमारे पास, इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, क्या है सीक्वेंस है, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे चलते गए a4 है, ऐसे a20 है, और ऐसे ही ये an है, ठीक है। तो an को तो हमें डिफाइन किया गया हुआ है, ये रहा, मतलब सीक्वेंस को तो डिफाइन दिया हुआ, बोला कि a20 पर 20th टर्म क्या है, 20th टर्म क्या है, 20th टर्म क्या है, ये पूछा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आपको 20 टर्म चाहिए ना, तो आपको पता है an ये है, तो अब मैं n की वैल्यू 20 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरी वैल्यू आ जाती है, तो मैं क्या करूँगा n इक्वल्स टू में 20, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करूँ 20, तो a20 इक्वल्स टू में 20 माइनस 1 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20,
ठीक, ये चेक करेंगे। फिर मैंने क्या करा, 20 में से 1 गया तो 90 मल्टीप्लाई, 2 में से 20 गया तो माइनस का 18, इसको मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना आया 23, कितना आया 23। कोई दिक्कत, इनको माइनस कर दिया। अब ये माइनस बाहर की ओर आ जाएगा तो आपको क्या करना, 90 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 23, इसको आराम से सोल्व करना। A20 की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके 7 8 6 6 माइनस का A20 पर क्या बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है ये, तो 7 8 6 6 20 पर बैठा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो ऐसा आराम से सोल्व करना, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो गाइस एक एग्जांपल हो रहा है, एग्जांपल 3। इस एग्जांपल 3 में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लेट द सीक्वेंस को मान लो, लेट द सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज, an को इस तरह डिफाइन किया गया कि a1 इक्वल्स टू 1, an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2 इज n ग्रेटर देन 2। फर्स्ट टर्म को क्या दिया हुआ है 1, सेकंड टर्म an को दिया हुआ है an माइनस 1 प्लस 2, और n जो है वो 2 के बराबर हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है, 2 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गाइस, बोला गया है कि फाइंड करना है पहली फर्स्ट 5 टर्म एंड पहली 5 टर्म और एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, उसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे करेंगे, आपको पता है कि एक सीक्वेंस दी हुई है, उसको डिफाइन किया है इस फॉर्म में, तो मेरे को पता चल गया सर एक सीक्वेंस तो पक्का है, ठीक है, एक सीक्वेंस तो पक्का है। इसको मान लिया an, इसको मान लिया मैंने, इसको मान लिया a1 फर्स्ट टर्म, इसको a2, इसको a3, इसको a4, इसको a5, और ये बन गया an, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ था। मैंने बोला सर ये जो मेरी तो मैंने कहा कि सीक्वेंस ऐसी है, अब सीक्वेंस को इस तरह डिफाइन किया गया, मेरे को पता है कि a1 की वैल्यू मुझे गिवन दी हुई है, कितनी दी हुई है 1, क्या दी हुई है 1, मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, क्या दिया हुआ है 1 पुट कर दिया, और बोला ये गया है कि an इक्वल्स टू n माइनस 1 प्लस 2, n माइनस 1 और प्लस का 2, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये कि n क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, बट 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ क्या करा, an इक्वल्स टू में an माइनस 1 प्लस का 2, और बोला गया कि जो n है वो ग्रेटर देन है 2 से। इसका मतलब ये कि जो n की वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी और so on होगी, ठीक। इसका मतलब ये है। तो मुझे अब कौन सी टर्म चाहिए, a2, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो मेरा आंसर आएगा। अब a2 जब n2 था उसके लिए ये वैलिडिटी है, उस 2 के लिए वैलिडिटी है, 1 के लिए ये वैलिडिटी नहीं है। इसका मतलब इसकी वैलिडिटी का मतलब है कि 1 के लिए ये इक्वेशन नहीं है, 2 के लिए है। तो ये क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 2, तो ये कितना होगा a2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस 2, a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 2 विल बी 3, कितना है 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 वैल्यू आ गई है, ठीक है। फर्स्ट a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके अंडरस्टैंड। अब आगे मूव करते हैं, ऐसी इसकी वैल्यू आई। अब मैं ऐसे ही यदि मैं a3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्मूले में यहाँ पर क्या डालूंगा, पुट करूँगा a3। तो देखो क्या पुट करूँगा, a3 पुट करा, तो यहाँ पर 3 पुट करा, तो यहाँ करा 3 माइनस 1 प्लस 2 पूरे का, तो ये कितना हो गया, सोल्व करने पर ये कितना आएगा, a2 प्लस 2, और a2 की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली रिसेंटली, कितनी आई है 3 प्लस 2 विल बी 5, क्या होगा 5। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई, कितनी आ गई है 5 आ गई है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, a4 की वैल्यू निकालूंगा, a4 निकालने के लिए वही है कि जब हम यहाँ 4 पुट करेंगे तो यहाँ भी 4 पुट करना होगा, और -1 क्या पुट करना होगा, -1, 4 माइनस 1 होल का 2, तो आंसर विल बी a4 माइनस 1 3 प्लस का 2 a3 विल बी 5, तो 5 प्लस का 2 कितना हो गया 7, a4 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7। मैंने यहाँ पर 7 पुट किया, पहली 5 टर्म निकालने, एक टर्म और निकालनी है, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर a5 पुट किया, क्या किया a5 पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 प्लस का 2। आप चेक करेंगे सर a5 माइनस 1 कितना है, कितना हो a4 प्लस का 2, a4 कितना है 7, क्या करेंगे 7 प्लस का 2, आंसर विल बी 9। तो a5 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 9 आ गई है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 9। तो ये सारी कहानी थी अब तक की। तो पहली
5 टर्म तो हमारे पास आ गई है, तो पहला काम तो हमारा हो गया है। दूसरा काम बोला है कि इट्स कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है। क्या लिखनी है? कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। कोरस्पॉन्डिंग सीरीज ये लिखनी है कि ये सीक्वेंस तो हमारे पास आ गई है, ये क्या आ गई हमारे पास? सीक्वेंस। तो एक बार रब करता हूँ इसको, देखते गाइस देखते हैं कि ये सीक्वेंस तो हमारे पास आ गई, ये क्या हमारी सीक्वेंस, बट हमें क्या निकालना है? सीरीज भी निकालनी है। सीरीज आपको पता होती है, क्या करते हैं? पहली टर्म प्लस में, सीरीज में क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे? सीरीज। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 प्लस A2 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 5, A4 की वैल्यू 7 और A5 की वैल्यू 9। तो ये क्या है? हमारी टर्म। ये क्या है? टर्म। टर्म का सम कर दिया, कहलाती है सीरीज। ये क्या है? सीरीज। तो ये हमें निकालना था, अब तक का ये था। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इससे डील करेंगे। हर चीज़ को मैं क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो गाइस। और 11th क्लास के जो बेसिक से बेसिक बच्चा है वो इसे आराम से देख सकता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बनाया गया है ये वीडियो। और इसी चैनल पर हमने 10th का कंटेंट डाला है और इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी डाला है। जाके देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है डाटा को। जय हिंद, जय भारत।